हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइंस्टीन स्टडी सर्कल में। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि आपको कितना देर सोना चाहिए, आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रोंग बने ताकि आपका ध्यान स्टडी पे लग पाए, आप कंसंट्रेट कर पाएँ अपने स्टडी पे। तो इन सभी बातों के बाद आज से हम लोग पुनः अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे और अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के दिन को और भी यादगार बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स को जिसे देखने का इच्छा हर एक लोगों के दिल में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज हम लोग सुनेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो यूथ के लिए एक लाइफ चेंजिंग फार्मूला देने वाले हैं, और उसको सुनने के साथ साथ हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। तो चलिए सुनते हैं अपने यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के इस मोटिवेशनल भाषण को। उसे घुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए। क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐसा भाषण दिया जो हमारा दिल ही नहीं दिमाग को भी जीत लिया। तो चलिए अब हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया कि आप यूथ के पास इंडिया को बदल देने की ताकत है, तो इसको और मजबूत करने के लिए हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और टाइम को बिना गंवाते हुए अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर का। जी हाँ, हमारे सिलेबस का ही है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जी हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये केवल वैसे लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है जो 12th क्लास में हैं, बल्कि वैसे सारे लोग जो जिंदा हैं। जी हाँ, सारे जीवित लोगों के लिए है ये वीडियो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, वो मेडिसिन तो लेता ही होगा। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ड्रग्स एंड मेडिसिन। बिल्कुल सही सुना। ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि आखिर दोनों का प्रयोग जो हम लोग एक ही मीनिंग के लिए करते हैं, हम लोग कितना बड़ा मिस्टेक करते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को, यानी कि ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज अपने सिलेबस को। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया कि आपके पास वो ताकत है जिससे आप कंट्री को बदल सकते हैं, तो चलिए इस मिशन में हम लोग साथ हो जाते हैं और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक ही लाइन में बता दे रहा हूँ कि आखिर ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स आर केमिकल ऑफ लो मोलिकुलर मासेस। जी हाँ, यही होता है ड्रग्स। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग्स जो कम आणविक द्रव्यमान वाले, कम मोलिकुलर मासेस वाले केमिकल होते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि तो कितना होता है इनका मोलिकुलर मास। तो मेरे दोस्त, इनके मोलिकुलर मास का रेंज होता है 100 to 500 यूनिट। जी हाँ, 100 से 500 यूनिट तक इनका मोलिकुलर मास होता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि यूनिट में मास को आप कैसे मेज़र कर रहे हैं। तो आपको मैंने 11th क्लास में ही बताया था कि किसी भी एटम का जो हम लोग या कोई भी केमिकल का मास जब निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या तो फिर सिंपली यूनिट।
तो चलिए, मैंने आपको तो बता दिया कि ड्रग्स जो होते हैं कम मोलिकुलर मास वाले केमिकल होते हैं। तो फिर अब आप पूछेंगे तो फिर ये बताइए कि मेडिसिन क्या होते हैं। तो मेरे दोस्त, जो मेडिसिन होते हैं वो ड्रग्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। आप आज तक तो यही कहते आ रहे हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन दोनों एक होते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मेडिसिन क्या होते हैं। तो ये जो ड्रग्स होते हैं, इन्हें हमारे शरीर में उपस्थित जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं, इनके साथ रिएक्शन कराया जाता है। जैसे कोई भी दवा आप खाते हैं तो वो जाकर अंदर रिएक्शन ही करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी अन्य सब्सटेंस है उनके साथ। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो इस दौरान हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो कुछ उसका प्रोडक्ट तो मिलेगा। तो जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है, अगर वो रिस्पॉन्स अगर हमारा अच्छा है तो हेल्पफुल है, तब हम उस ड्रग्स का प्रयोग अलग उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आराम से कर देते हैं। यानी कि जब ड्रग्स का हम टेस्ट करते हैं किसी बीमारी के ऊपर और रिस्पॉन्स अगर हेल्पफुल आता है, यूज़फुल आता है, तब उस ड्रग्स को मेडिसिन कहा जाता है मेरे दोस्त। और इस मेडिसिन का प्रयोग हम अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ड्रग्स और मेडिसिन में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा इसका डिफिनेशन, अगर आप मेडिसिन का अगर आप लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम में कैसे लिखें, तो उसको आप लिख सकते हैं कि व्हेन ड्रग्स इंटरेक्ट विथ माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स। जी हाँ, माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन अभी तुरंत मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इन्हें ही कहा जाता है माइक्रोमोलिकुलर टारगेट। इन्हें और कई नामों से जाना जाता है। मैं आपकी आसानी के लिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्विस्ट न कर दे, इस बात के लिए मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो मेरे दोस्त, इन्हें जाना जाता है टारगेट मोलिक्यूल्स के नाम से, या फिर माइक्रोमोलिकुलर टारगेट के नाम से, या फिर इन्हें आप ड्रग टारगेट्स भी कह सकते हैं, या मोलिकुलर टारगेट तो आप कह ही सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा एलियन नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जितने भी नाम आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, उन्हें ही कहा जाता है माइक्रोमोलिकुलर टारगेट, या और भी नाम जो आपने अभी तुरंत सुना। तो अब हम लोग बात करेंगे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग 4 बेसिस पे करते हैं। जी हाँ, 4 बेसिस पे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमारा पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स। मतलब ड्रग्स के भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव। हिंदी थोड़ा टफ है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे और इसे समझेंगे। तो मेरे दोस्त, ये क्लासिफिकेशन डॉक्टर के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि यह मेडिसिन के एक बहुत बड़े कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी मेडिसिन के ग्रुप को बताता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक कोई पार्टिकुलर दवाई का नाम नहीं है, बल्कि दवाई का एक ग्रुप होता है एनाल्जेसिक। और इसका यूज़ कहाँ होता है आप तो ऑलरेडी जानते हैं, पेन किलिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, या इसका और भी बहुत सारा यूज़ है जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ। उसी प्रकार अगर मैं आपको एंटासिड कह दूँ तो आप तुरंत बोलेंगे कि अरे ये तो एसिडिटी को कम करने में इस मेडिसिन का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से एंटासिड अगर मैं कह रहा हूँ तो किसी पार्टिकुलर दवाई का नाम तो आ नहीं रहा है, ये वैसे सारे दवाई को बता रहा है जो एसिडिटी को कम कर दें। तो इस तरह से फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के आधार पर आप अगर मेडिसिन का, ड्रग्स का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये मेडिसिन के एक कैटेगरी को बताता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब ड्रग के एक्शन के आधार पर, यह है हमारा सेकेंड। तो ड्रग के एक्शन के आधार पर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई आपको बीमारी हुआ, मान लेते हैं सूजन हो गया, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो अब आप पता करेंगे कि आखिर ये किस कारण से हुआ, तब ना आपका जो ड्रग्स है वो जाकर इस पे एक्शन लेगा। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सूजन, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, हिस्टामिन नाम के केमिकल के कारण होता है। आपके बॉडी में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल आ जाता है, जिसके चलते बॉडी में सूजन हो जाता है। तो अब इसे रोकना है तो इसका एंटी लाना होगा। जैसे कंप्यूटर में वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हिस्टामिन को रोकने के लिए आपको एंटी हिस्टामिन लेना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने।
तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने ड्रग के एक्शन को पहचान कर हिस्टामिन के लिए एंटी हिस्टामिन का प्रयोग किया, जिससे हमारा सूजन रुक गया। उसी प्रकार अब आते हैं अपने तीसरे क्लासिफिकेशन के पास। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसमें होता ये है कि एक जैसे स्ट्रक्चर वाले, एक जैसे संरचना वाले जितने भी ड्रग्स हैं, इनको एक साथ रखा जाता है। जैसे सल्फोनामाइड से बनने वाले जितने भी मेडिसिन ड्रग्स होते हैं, इन सब को एक कैटेगरी में रखते हैं। और भी बहुत सारे कैटेगरी हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और जो आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है मेरे दोस्त ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, मतलब लक्ष्य अणुओं के आधार पर। तो ये मेडिकल साइंटिस्ट के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये बेसिस लिखना होगा, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेडिसिनल केमिस्ट, मतलब जो मेडिसिन पर रिसर्च करते हैं उनके लिए। अब हमको और आपको क्या मतलब है कि जो ड्रग्स है वो कार्बोहाइड्रेट से जब रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, ठीक उसी प्रकार कोई भी ड्रग्स प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट होने के बाद क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ये तो खैर मेडिकल साइंटिस्ट लोग का काम होता है। तो ये था हमारा चारों क्लासिफिकेशन, जिसमें लास्ट हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट। तो मैं आपको जैसा कि बता दिया कि ड्रग्स जो होते हैं वो केमिकल होते हैं लो मोलिकुलर मास के, और वैसे ड्रग्स जिसका हमारे शरीर पे अच्छा हेल्थफुल इफ़ेक्ट हो तो उसे हम लोग मेडिसिन कह देते हैं, और उसे ही हम लोग प्रयोग करते हैं अपने तरह तरह के बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। तो ड्रग्स में और भी बहुत सारे ख़राब पदार्थ भी आते हैं जिसका हमारे शरीर पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो उन्हें ड्रग्स ही कहेंगे, मेडिसिन नहीं कहेंगे। इसके बारे में और डीपली हम लोग आगे अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अभी यहीं लास्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।